नमस्कार। स्वास्थ्य की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक बहुत ही अहम मुद्दा पे चर्चा करेंगे, जो कि 100 रोगों का एक इलाज है। सारे अगर हम बोले तो जो भयंकर रोगों का एक बचाव है, प्रिवेंटिव मेथोडोलॉजी है, या बोले तो एक किसी कंटेक्स्ट में तो पूर्णतः क्योर है, जहाँ की हम बोलते हैं कि इन बीमारियों पे जड़ से ठीक करना संभव नहीं है। आज हम उस पे बात करेंगे और वो है 1 मील अ डे, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में वो मैड भी बोलते हैं। वो मैड 1 मील अ डे। बहुत सारे रिसर्चर जैसे डॉक्टर सचिन पांडा और भी बहुत सारे रिसर्चर का रिसर्च वर्क, डॉक्टर डेविड सिंक्लियर, बहुत सारे रिसर्चर का रिसर्च वर्क ने ये प्रूव किया है कि 1 मील अ डे लॉन्गेविटी में हेल्प करता है। बट इसके फायदे अगर हम गिनना शुरू करें 1 मील अ डे का, तो शायद सवेरे से रात हो जाएगा डिस्कशन करते करते। इसके फायदे कम गिनना शायद हम पूरी नहीं कर पाएंगे। बहुत ही संक्षेप में मैं समरी बताना चाहता हूं कि जब हम 1 मील अ डे प्रोग्राम में जाते हैं तो शरीर का हर एक अंग को बेनिफिट मिलता है। शरीर के हर एक अंग को अतुल्य लाभ मिलता है। इतना बेनिफिट कि जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। सबसे पहले 1 मील अ डे प्रोग्राम में जो लोग आते हैं, इसको फॉलो करते हैं। 1 मील अ डे बोलने का मतलब है कि आप 1 मील ले रहे हैं और इसके आगे थोड़ा स्नैक्स ले सकते हैं। मीन्स 1.5-2 घंटे के फेज में आप पूरे दिन में खाना खा रहे हैं और 20-22 घंटा आप फास्टिंग फेज में हैं। जो खाना खाना है 2 से 3 घंटे के बीच में खाना है। सबसे पहले जो लाभ मिलेगा है वो है आपका ब्लड प्रेशर कमना शुरू होगा। 90% लोगों को जब ब्लड प्रेशर हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है, तो वो सोच लेते हैं कि अब तो ये मौत के साथ ही जाएगी। और उस हाइपरटेंशन को मेडिकल डिक्शनरी में एसेंशियल हाइपरटेंशन बोला गया है। एसेंशियल क्या है? एसेंशियल है, इसको तो लेके चलना है। अब एसेंशियल का मतलब होता है कि जिसको मेडिकल साइंस का जिसका कारण नहीं पता, उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। और जब आप 1 मील अ डे प्रोग्राम पे आते हैं तो सबसे पहले आपका बीपी फॉल होना शुरू होगा, आपका बीपी नॉर्मल होना शुरू होगा। आपका जो 4-4, 3-3 दवाइयों पे बीपी कंट्रोल नहीं था, वो बीपी नॉर्मल होना शुरू करेगा। तो जो लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयां पे हैं और 1 मील अ डे प्रोग्राम को फॉलो करना स्टार्ट किए हैं, उनको ये चीज देखना होगा अपने डॉक्टर से क्लोजनेस में, उनके कंसल्टेशन में, और बीपी को 2 से 3 बार मेजर करना है दिन में। सबसे पहले आपका बीपी नॉर्मल शुरू होना होगा। मैं खुद ब्लड प्रेशर की दवाइयां 2017 से खाता था 2022 के जनवरी तक, 21 के लास्ट तक। लेकिन जब मैं, और दवाइयां बढ़ते जा रही थी 1 से 2, 2 से 3, जब इस प्रोग्राम को फॉलो करना शुरू किया तो मेरा बीपी आज सिस्टोलिक कभी 85 से नीचे नहीं जाता था मेडिसिन, आज 70 है, 80 है। तो जो बेनिफिट मेरे को मिल रहा है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होना शुरू होगा, जो कि जिसको मेडिकल टर्म बोला जाता है एसेंशियल हाइपरटेंशन। अब आपका बीपी कभी नहीं कमेगा, ये एसेंशियल है, आपकी मौत के साथ जाएगा। जैसे कि कोई चीज एसेंशियल होती है लाइफ में, तो ऐसे जिस मेडिकल साइंस में आज साइंस के टेक्नोलॉजी को नहीं पता था, तो भैया ये आपका हाइपरटेंशन ज्यादा इसलिए था क्योंकि आप दिन भर में 10 बार खाते थे, कभी बिस्किट के रूप में, कभी स्नैक्स के रूप में, 3 टाइम खाना घड़ी देख के, भूख लगे या नहीं लगे। ये रूटीन है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब से हुआ है तो 3 टाइम का खाना था, घड़ी देख के खाना खाते हैं, भूख देख के नहीं। जबकि खाना 2 टाइम सफिशियंट है इंसान के लिए, वो काम करे या नहीं करे, सेडेंटरी के लिए तो 1 टाइम काफी है। तो जो इंसुलिन का लेवल ज्यादा रहता था तो वो ब्लड प्रेशर के लचीलापन को कम करता है। इंसुलिन जो है नाइट्रिक ऑक्साइड के रिलीज को
कम करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड वैसोडाइलेटेशन है, हमारे ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स है, इसको फैलाता है। रबर का जैसे कोई ब्लड वेसल है, रबर का कोई पाइप है, वो फैलेगा तो उसी तरह ये नाइट्रिक ऑक्साइड फैलाता है। तो जब ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा तो वो फैल जाएगा, तो प्रेशर बढ़ने नहीं देगा, वो नॉर्मल रेंज में रहेगा। जैसे खाना भी है, बीटरूट जो सलाद में खाते हैं, वो भी नाइट्रिक ऑक्साइड निकालता है शरीर में डाइजेशन के बाद, तो वो बीपी कम करने में लाभप्रद होता है। तो इंसुलिन का लेवल जो हमेशा हाई रहता है, जब एक टाइम दिन में खाना खाएंगे तो इंसुलिन का लेवल लो रहेगा, तो वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होने देगा, ब्लड वेसल की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। इसके अलावा जो सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट या इंडिया में मोस्ट कॉमन है, वो डायबिटीज, शुगर की बीमारी को कंट्रोल करेगा और बहुतों में क्योर कर देगा। इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण शुगर होता है, इंसुलिन के रेसिस्टेंस के कारण शुगर होता है बहुत सारे केसेस में। और ये परसिस्टेंटली हाई लेवल ऑफ इंसुलिन जो रहता है, परसिस्टेंट हाई लेवल ऑफ इंसुलिन हमेशा हम कुछ ना कुछ दिन में खाए जा रहे हैं, तो जो सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर है वो ऑलरेडी उस पर इंसुलिन बैठा हुआ है और वो सिग्नल नीचे में देता है कि अब आप शुगर को डाइजेस्ट करो। तो जब एक्स्ट्रा शुगर ब्लड में जैसे ही आता है तो पैंक्रियास तो सेंस करते शुगर को इंसुलिन रिलीज कर देता है, बट उस इंसुलिन को बाइंड करने के लिए जगह चाहिए, उसको जगह चाहिए, बट वो सीट तो ऑलरेडी पिछला इंसुलिन, तो वो इंसुलिन जो बॉडी में तैरते रहता है एक्सेस इंसुलिन, उसके कारण अनगिनत साइड इफेक्ट्स होते हैं। और बॉडी जो अगला शुगर आता है तो वो बोलता है कि और इंसुलिन चाहिए, और तो ये इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण डायबिटीज होता है। तो जब हम फास्टिंग मोड में जाते हैं, एक बार दिन में खाना खाते हैं या 2 बार दिन में खाना खाते हैं, तो जो नॉर्मल इंसुलिन का लेवल जो हमेशा कुछ ना कुछ खाने से जो ऊपर रहता था, वो जब अब केवल जब खाना आ रहा है, पेट में जा रहा है, तभी इंसुलिन ऊपर जा रहा है, बाकी टाइम वो नीचे रह रहा है। तो अगला जो खाना आ रहा है वो थोड़े से इंसुलिन के कारण वो बच जा रहा है, तो शुगर को डाइजेस्ट कर ले रहा है। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ने से नॉर्मल डायबिटीज जो टाइप 2 होता है उसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती है, बट वो इंसुलिन सेल्स पे एक्ट नहीं कर पाता है क्योंकि ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो अब जब शुगर अंदर जाएगा, क्योंकि दिन में हमने 1 बार या 2 बार ही खाना खाया है, हम 1 मील अ डे का बात कर रहे हैं, तो 1 बार ही खाना खाया है, तो सेल्स के अंदर शुगर डाइजेस्ट करने के लिए अभी पूरा जगह है, तो थोड़ा सा इंसुलिन रिलीज होके तो डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। बहुत सारे केस में, बहुत सारे केस में डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा। जैसे मैं पहले भी वीडियो में बताया हूं कि अगर किसी किला में घुसने के लिए अगर एक छोटा दरवाजा ही है, तो एक बार में 2 सैनिक, 4 सैनिक, 5 सैनिक ही जा सकते हैं। सैनिक 50,000 कर देने से उधर नहीं जा पाएगा। तो उसी तरह इंसुलिन के रिसेप्टर ऑलरेडी स्टक रहते हैं, जो इंसुलिन सवेरे रिलीज हुआ था, तो वो सेल्स नया शुगर लेने के लिए रेडी नहीं रहता है। तो जब हम फास्टिंग मोड में जाएंगे तो वो सेल फ्री हो जाएगा इंसुलिन से, और जैसे ही अगला ये जाएगा तो वो इंसुलिन इफेक्टिवली काम करेगा और शुगर लेवल कम रहेगा, तो डायबिटीज आपका जड़ से ठीक हो जाएगा। सेंसिटिव टू अब इंसुलिन बॉडी रहेगा। तो ये 2 बीमारी को हम जड़ से ठीक कर सकते हैं 1 मील अ डे। और जो हम अनगिनत फायदे बोल रहे हैं उसको हम ऊपर से शुरू करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, ऐसे फिर हम भूल जाएंगे या आप भी याद नहीं रख पाएंगे। पहला तो मैंने 2 बता दिया, एक ब्लड प्रेशर ठीक होगा, एक शुगर ठीक होगा। शुगर की दवाइयां अगर इंसुलिन पे हैं तो 1 मील अ डे पे कभी नहीं आए, अपने डॉक्टर साहब से इंसुलिन को पहले हटा के तभी आना शुरू करें। सोचने की शक्ति बढ़ेगी, जैसे ही 1 मील अ डे पे आएंगे तो सोचने की शक्ति कैसे बढ़ेगी कि फास्टिंग मोड में बॉडी जो ब्रेन है वो कीटोन को यूटिलाइज करता है, और जो फैट बर्न होता है फास्टिंग फेज में, जब फैट से एनर्जी शरीर लेता है तो कीटोन का प्रोडक्शन होता है, और ये कीटोन बहुत ही अच्छा एनर्जी सोर्स है। ये कीटोन बहुत ही अच्छा एनर्जी सोर्स है ब्रेन के लिए। तो ब्रेन अच्छे से सोचता है,
ब्रेन में एक नया मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है फास्टिंग के फेज में, वो है BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोपिक एक्टर। ये ब्रेन के न्यू सेल्स को जनरेट करता है, सोचने की कॉग्निशन पावर को इम्प्रूव करता है। डिमेंशिया नहीं होगा, अल्जाइमर डिजीज नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियों को कंट्रोल करता है। यहां तक कि ब्रेन सेल्स रीजनरेट होते हैं, न्यू ब्रेन सेल्स भी प्रोलॉन्ग इस मेथोडोलॉजी को फॉलो करने से आते हैं। तो जो कि अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, जिसके बारे में हम सोचते थे कि कभी ठीक नहीं हो सकता है, इवन डिप्रेशन तक, जो मूड डिसऑर्डर है, वो पेशेंट्स भी अगर फास्टिंग वाले प्रोग्राम को अप्लाई करते हैं तो उनमें बहुतों में सडन इंप्रूवमेंट आता है, जो कि मेडिसिन खाते खाते थक गए रहते हैं। तो ब्रेन पे स्ट्रोक होने की चांसेस नहीं के बराबर रहती है, क्योंकि आर्टरीज का लचीलापन मेंटेन रहता है, ब्रेन स्ट्रोक की चांसेस कमेगा। उसके बाद अब अगर हम ब्रेन के बाद आते हैं लीवर पे, तो जो फैटी लीवर है, जो हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म क्या है, फैट, एक्स्ट्रा ग्लूकोन डी, कोल्ड ड्रिंक, कोई भी मीठा चीज, मीठा फल बहुत ही अधिक मात्रा में, इवन मीठा फल खा रहे हैं, या कोई भी डब्बा बंद जो प्रोसेस्ड फूड्स खा रहे हैं जिसमें शुगर की मात्रा, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो शुगर का स्टोरेज मोड क्या है, वो है फैट। कहाँ स्टोर होगा, उसका बैंक कहाँ है, लीवर। तो जब फास्टिंग फेज में जाएंगे तो अब ग्लूकोज तो नहीं है, जैसा हमने क्या बोला कि सेविंग अकाउंट खत्म हो गया, तो अब भाई जो आपका जो करेंट अकाउंट खत्म हो गया, तो अब बैंक में जो है आपका डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट, उधर से निकालिए, तो अब फैट को बर्न करना शुरू करेगा। बॉडी फैट को बर्न करेगा तो लीवर से फैटी लीवर खत्म होगा। फैटी लीवर ठीक होगा तो जो बाद में सिरोसिस, लीवर डैमेज होता है, उससे निजात मिलेगी। फैटी लीवर ठीक होगा तो फिर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स जो बहुत हाई था, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल होगा। कहाँ का फैट जाएगा, विसरा का फैट जाएगा, एब्डोमिनल फैट जाएगा। तो जो आप दौड़ने के बाद, जिम जाने के बाद भी बोलते थे कि पेट का मोटापा नहीं जा रहा है, वो आपका पेट फिर से स्लिम हो जाएगा, फिर से पहले की तरह स्लिम हो जाइएगा। पेट का मोटापा हटेगा, बॉडी में डिफरेंट दूसरे जगह का मोटापा हटेगा, फैटी लीवर ठीक होगा। अब हम आंत पे आते हैं, तो आंतों में जो गट माइक्रोबायोम्स होता है, जो कि बहुत ही वास्ट और रैपिडली इवॉल्विंग चैप्टर है, गट माइक्रोबायोम्स का रीजनरेशन होगा। जो गट में हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया है, वो फिर से रीजनरेट करेंगे, बेनिफिशियल बैक्टीरिया फिर से रीजनरेट करेंगे। गट माइक्रोबायोम, हेल्दी गट माइक्रोबायोम, गट का जो इन्फ्लेमेशन था वो ठीक होगा, गट के सेल्स, जो आंत के जो सेल्स थे, वो फिर से रीजनरेट करेंगे। उसके बाद हम हार्ट पे आते हैं। तो बहुत बार सुनते हैं कि सडन हार्ट अटैक, वो खत्म होगा, उसका डर आपको खत्म होगा। काम कर रहे थे, चल रहे थे, सोफा पे बैठे हुए थे, सब साहब को सडन हार्ट अटैक हुआ, गुजर गए। ऑफिस में बैठे हुए थे, जिम में दौड़ रहे थे, कोई बीपी नहीं, कुछ शुगर नहीं, तो ये सडन हार्ट अटैक इनको क्यों होता है? हमने क्या बताया, दिन भर में 10 बार खाने से आपका इंसुलिन लेवल हमेशा हाई रहेगा। बेचारे को कभी नीचे आने का मौका ही नहीं मिला। जैसे वो नीचे आ रहा था, अगला कप चाय आपको मिल गया, फिर दोस्त के साथ गए, उधर बिस्किट चाय ले लिए, फिर शाम को समोसा ले लिए। तो ये इंसुलिन का लेवल जो हमेशा हाई था, तो कोरोनरी आर्टरीज का लचीलापन खत्म हो गया, वो अब प्लास्टिक के हो गए। नॉर्मली उनको रबर का होना था, जैसे कि वो फैल सकते थे। एथेरोस्क्लेरोसिस कम होगा, जैसे कि ये प्लास्टिक का ही है, ये फैल नहीं सकता है, अगर इसमें प्रेशर से देंगे तो ये टूट जाएगा। तो जो सडन डेथ, सडन हार्ट अटैक की चांसेस कमेगा। हमने हाइपरटेंशन के बारे में पहले ही बता दिया था, वो ठीक होगा, कमेगा नहीं, बहुतों केस में ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं, इसके और नीचे आते हैं, तो हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो
इनमें इम्प्रूवमेंट होगा। जिनको सेक्सुअल डिसेबिलिटी है, जैसे महिलाओं में, माताओं बहनों में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, बहुत कॉमन होता है, पेट मोटा है, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोनल के कारण जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होता है वो वेट लॉस करने से ठीक होगा। अब बहुत से मेल्स में जो इरेक्शन का प्रॉब्लम रहता है, मेल इनफर्टिलिटी का, वो ठीक होगा, क्योंकि जब ब्लड वेसल डायलेट होंगे, पेनाइल ट्यूबेशंस तभी होता है जब ब्लड वेसल डायलेट होते हैं। तो जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है और इसके कारण बहुत से आज पुरुष ग्रसित है और वो इस प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर पाते हैं, तो जैसे ही आपका इंसुलिन का लेवल शरीर में कम आएगा तो नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड का जब लेवल बढ़ेगा तो आपका ब्लड वेसल फैलेगा ज्यादा, और हमारा मेल्स में जो इरेक्शन होता है ब्लड वेसल के डायलेट होने से, जितना ब्लड वेसल हमारे प्राइवेट पार्ट्स में जाएगा, जितना ब्लड उतना वो इरेक्शन अच्छे से होता है। तो जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, जिससे कि आज बहुत से मेल्स ग्रसित हैं और दवा पे दवा, इसका कोई दवाई इलाज नहीं है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा जिनको है ये। उसके अलावा जो आज का एक बहुत ही हर घर में 50 साल से ऊपर के बाद गांठ का दर्द, जो अपने पैरों में दर्द है, हाथों में दर्द है, क्यूनिये में शरीर के उठ के सवेरे, ये इन्फ्लेमेशन कमेगा। इन्फ्लेमेशन कमने के कारण गठिया ठीक होगा। जो गठिया को बोलते हैं कि कभी नहीं ठीक हो सकता है, वो गठिया आपका ठीक होगा, वो गठिया ठीक होगा। इसके अलावा इम्यूनिटी बढ़ेगा। अब अगर हम ब्लड में आएंगे तो जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर सीआरपी ये सब के कमने के कारण आर्थराइटिस ठीक होगा। इम्यूनिटी के सेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज करेंगे। स्टेम सेल्स रीजनरेट करेगा। स्टेम सेल्स जो कि बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट ये सब करते हैं, डिफरेंट स्टेम सेल्स का रीजनरेट होगा। ब्लड में स्टेम सेल्स के एक्टिवेशन, बॉडी में स्टेम सेल्स के एक्टिवेशन इस बहुत ही सिंपल मेथोडोलॉजी, जिसपे की साइंस अरबों खरबों रुपया खर्च करके भी आज सही तरीके से नहीं कर पाया है। तो एक सिंपल सा रूप से, एक सिंपल सा लाइफ में चेंज लाके, एक लाइफ में सिंपल सा बदलाव लाके, और वो है कम खाना खा के, दिन में 1 या 2 बार खाना खा के हम ला सकते हैं कि स्टेम सेल्स, जिसके बारे में आज बड़े बड़े लैब्स में भी हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके नहीं बना पाते हैं। इसके अलावा 1 मील अ डे अगर हम 1 बार खाना खा रहे हैं या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग कर रहे हैं तो उससे ऑटोफेगी एक्टिवेट होता है। आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल में हम लोग अपने शरीर में ऑटोफेगी को डीएक्टिवेट कर दिए हैं। आज का लाइफ स्टाइल क्या है? खाओ, ईट सीट, फिर ईट सीट, बैठे रहो, खाना खाते जाओ, सवेरे उठो तो बेड टी, बड़ा सोफिस्टिकेटेड हाई प्रोफाइल टर्म है भाई, बेड टी। आंख खुला नहीं कि गर्मा गर्म चाय, दूध में का बना होगा, चीनी डाला होगा, उसके बाद फिर उठे, थोड़ा जॉगिंग वॉगिंग जो करते हैं कर लिए, फिर चाय, फिर नाश्ता, फिर ऑफिस में जाते हैं चाय पानी, फिर 11 बजे कुछ स्नैक्स, फिर 1 बजे बजा कि नहीं खाना, फिर 3-4 बजे चाय, फिर 6 बजे ऑफिस से निकलने से, फिर शाम का नाश्ता घर पे। ऐसे करके रात तक होते होते जब हम सोते हैं तभी हमारा मुंह बंद रहता है। तो शरीर को एनर्जी इतना चाहिए, शरीर को इतना एनर्जी चाहिए अपने आप को चलाने के लिए, लेकिन हमें एनर्जी इतना मिल रहा है। आज हम फिजिकली एक्टिव नहीं है। पहले जमाने में लोग दिन रात फिजिकली एक्टिव रहते थे। तो जो इतना एनर्जी चाहिए, इतना खाना खा और हम इतना खा रहे हैं, तो क्या होगा? वो स्टोरेज मोड में जाएगा और डिफरेंट जगह पे स्टोर होगा। लेकिन पहले जमाने में लोग क्या करते थे? फास्टिंग एंड फीस्टिंग। हर धर्म को लोगे आप, चाहे वो हिंदू हो,
हम भी रमजान का महीना खत्म हुआ है, हमारे इस्लाम भाई लोग हो, क्रिश्चियन हो, सब में फास्टिंग को तवज्जो दिया गया है। आप जम के खाएं, लेकिन एक फेज में फास्टिंग रखें। तो फास्टिंग का क्या बेनिफिट है? फास्टिंग का बेनिफिट है या कम खाने से ऑटोफेगी की प्रक्रिया एक्टिवेट होती है। ऑटोफेगी क्या है भाई? ऑटो मीन्स खुद, फेगी मीन्स खाना। तो जब फास्टिंग के फेज में रहते हैं तो शरीर में तो एनर्जी नहीं आ रहा है, लेकिन लीवर को एनर्जी चाहिए, ब्रेन को चाहिए, किडनी को चाहिए, लंग्स को चाहिए, हार्ट को चाहिए। तो ये तो चाहिए, इनको तो चाहिए, एनर्जी चाहिए। जब आप दिन में एक बार खाना खाते हैं तो कैसे इतने आप फ्रेश फील करेंगे? कोई भी सुनता है कहता है एक बार खाना खा के कैसे जिंदा रहेंगे? 40 साल के बाद तो एक ही बार खाना खाना चाहिए। सर, जो पिछले 30-40 साल से आप खा खा के जो शरीर में जमाए जा रहे थे, शरीर इसमें उसमें जितना कचरा था, शरीर एक बहुत ही सेंसिटिव सुपर कंप्यूटर है। आपके शरीर में जितना कचरा था, जितना अनवांटेड पार्टिकल, मैं एकदम लेमन टर्म में बता रहा हूं, जितना अनवांटेड चीज थे, जितना रिएक्टिव रेडिकल्स थे, जितना कार्सिनोजेनिक केमिकल्स थे, सबको डाइजेस्ट करेगा। जितना टूटे फूटे हुए सेल्स के अंदर, सेल के अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनेली रहते हैं, जितना टूटे फूटे ऑर्गन्स होते हैं, सबको बोलेगा अब इनको जलाओ, इनसे एनर्जी निकालो, इनसे अपना काम चलाओ, क्योंकि सरवाइव तो करना है, सरवाइव तो करना है। तो जब आप एक बार खाना खाते हैं तो बाकी के समय कुछ महीनों के बाद आपका ऑटोफेगी 16 से 17 घंटे बाद ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होने लगता है। ऑटो मीन्स खुद, फेगी मीन्स खाना। तो खुद का क्या खाना? शरीर के अंदर जितना कचरा पड़ा हुआ है पिछले 20, 25, 30 साल से, सबको जला के, तो शरीर क्या होगा? शरीर के अंदर का गंदगी साफ हो गया, आप रिसाइकिल्ड हो गए, आप सात्विक हो गए, जिसको सात्विक बोलते हैं। आप कभी उपवास करके देखो 2 दिन का जल का, तीसरे दिन देखो आपका शरीर कितना हल्का रहेगा। आपको लगेगा कि हम एक दूसरे लेवल पे हैं। जो सोच भी है आपकी ब्रेन की इतनी फाइन हो जाएगी, रिफाइंड हो जाएगी, किसी भी चीज को लगेगा कि 2 दिन कुछ नहीं खाएगा कमजोरी हो जाएगा। अरे बेवकूफ, करके तो एक बार देखो। हाँ, जो इंसुलिन पे है उन्हें नहीं करना चाहिए, जो बहुत सारी दवाइयों पे है उनको अपने डॉक्टर के सलाह से करना चाहिए। तो जब आप इस लॉन्ग फास्टिंग में रहते हैं तो शरीर के अंदर जितना कचरा है शरीर उसको जलाता है। तो शरीर के अंदर, और एक माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोफेगी भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। जैसे एक शहर हुआ तो उसका शहर का जहां से सारा एनर्जी आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, पावर हाउस, वैसे शरीर के अंदर तो जितने टूटे फूटे माइटोकॉन्ड्रिया रहते हैं ना, सबको शरीर बोलता है इनको सबको बर्न करो और नया माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ। तब नया एनर्जी हाउस बन रहा है सेल में, शरीर में। शरीर के अंदर जितने कैंसर करने वाले जो टूटे फूटे शरीर के पार्ट्स रहते हैं, सबको शरीर, छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स दिखेंगे नहीं, सबको शरीर बर्न करता है, जलाता नहीं, मतलब डाइजेस्ट करता है। मैं आपको आम भाषा में, उनको बर्न करके एनर्जी निकालता है, और वही एनर्जी लीवर को, हार्ट को, किडनी को, पूरे शरीर को जाता है। आपने दिवाली में कभी देखा है? दिवाली से एक दिन पहले आपका घर कितना हल्का हो जाता है। आपके पास, हमारे पास बहुत पैसे हैं, शॉपिंग करते जाओ, घर में भर दो सामान से। जब दिवाली आता है तो सारा जो अनवांटेड चीज रहता है उसको बाहर फेंकते हैं, कबाड़ वाले को बेचते हैं, तो घर कितना हल्का लगता है। वैसे ही शरीर जब फास्टिंग के फेज में रहता है तो ये सारे जो बीमारी करने वाले कचरा जो पिछले 20-25 साल से खा खा के शरीर बोलता है भैया इनको जलाओ ना, इससे एनर्जी निकाल लो। इतना क्लेवर है आपका शरीर। फास्टिंग हमारी पद्धति थी, हमारी आयुर्वेद की पद्धति थी, हमारी वैदिक सिविलाइजेशन जिसपे हम घमंड करते हैं। और एक जापानी साइंटिस्ट श्रीमान ओशिनोरी ने 2016 का नोबेल प्राइज मेडिसिन या फिजियोलॉजी में यही फास्टिंग के डॉट्स और कैंसर के रिलेशनशिप को कनेक्ट कर दिया कि आप फास्टिंग करोगे तो आपका ऑटोफेगी एक्टिवेट होगा,
जिस ऑटोफेगी का आज के मॉडर्न लाइफ स्टाइल से हमने डीएक्टिवेट कर दिया है, सप्रेस कर दिया है, खा खा के दिन भर में बैठ के खाना खाना है, बैठ के खाना खाना है, हमने डीएक्टिवेट कर दिया है, जिससे आज इतना कैंसर का इंसिडेंस बढ़ गया है। लोग कहते हैं हम तो कुछ नहीं किए हैं, न बीड़ी न सिगरेट न खैनी न गुटखा, हमको कैसे कैंसर हो गया भाई? तो सर आपने जरूरत से ज्यादा, जब आप 50 साल के हुए तो आप 15 साल की उम्र से जरूरत से ज्यादा खाना खाते जा रहे थे। 25 साल से आप या 25 से 50 साल तक में आपने जरूरत से ज्यादा खाना खाया और वो केमिकल्स आपके शरीर में एक्यूमुलेट होते गए, पेट के तून में, लीवर में, फैटी में। उसको आपने कभी फास्टिंग करके ऑटोफेगी के मोड में नहीं ले गया। आपने ऑटोफेगी वाले अपने स्विच को ऑफ करके रखा था। आपने अपने ऑटोफेगी वाले स्विच को ऑफ करके रखा था, इसलिए आपने बीड़ी सिगरेट नहीं पिया, दारू नहीं पिया, फिर भी आपको कैंसर होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ऋषि मुनि सप्ताह में 1-2 दिन खाते थे, 100-150 साल जिंदा रहते थे। तो यही ऑटोफेगी के कारण एक जापानी साइंटिस्ट ओशिनोरू सर को 2016 का नोबेल प्राइज मिला बाय एक्सप्लेनिंग द बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग एंड कैंसर। आप सोच सकते हैं, पद्धति हमारा है, आज कोई फास्टिंग करता है, बोलता है एक बार खाना खाएंगे तो मर जाएंगे। एक बार खाने का मतलब है कि आप 2-3 घंटे का फेज, 4 घंटे का फेज रखिए, जिसमें कि आप भर पेट एटलीस्ट 40-45 साल की उम्र के बाद, तो ऑटोफेगी एक्टिवेट होने से कैंसर होने की चांसेस आपको बहुत कम जाएगी। इसके अलावा जीन लेवल पे हम बात कर लिए, स्किन आपका फिर से रीजनरेट करेगा। आज से 2 साल पहले मेरे चेहरे पे इधर 6-7 झुर्री थी, आज एक भी झुर्री नहीं है। आप फिर से पीछे की ओर जाओगे, बैकवर्ड जाओगे, स्किन सेल्स, नए स्किन सेल्स बनते हैं। इसके अलावा जो अभी लेटेस्ट रिसर्च है, जो क्लाइमेक्स है मेरे टॉक का, वो अभी मैं बताने जा रहा हूं। फास्टिंग करने से, 1 मील अ डे से, एक बार खाना खाने से, और इसके साथ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी तो मेरे को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन मैं एक बार खा के भी 8-10 किलोमीटर दौड़ लेता हूं और अच्छे से दौड़ता हूं। जो मेन मेरे पूरे टॉक का क्लाइमेक्स है, अभी मैं बताने जा रहा हूं कि आपका लॉन्गेविटी जीन्स है कुछ, जिनको सर्टुइंस जीन्स बोला जाता है, सर्ट जीन्स, वो एक्टिवेट होगा। जब आपका लॉन्गेविटी जीन्स एक्टिवेट हो गया, उसका प्लग ऑन हो गया, तो वो सारा वो काम करेगा कि आपको 100-150 साल तक जिंदा रखे। और ऐसे बिस्तर पे पड़ के नहीं कि 75 साल के हो गया, बिस्तर पे पड़े हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। आप 95 साल में भी लॉन टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, जो अच्छा लगता है, या घूमना फिरना करते हुए, साइकिल चलाते हुए जिंदा रहेंगे। आपका सर्टुइंस जीन्स एक्टिवेट होगा। सर्टुइंस जीन्स वो सारे सर्किट्स को एक्टिवेट करेगा। सर्टुइंस जीन्स आर द लॉन्गेविटी जीन्स। और जब आपका सर्टुइंस जीन्स एक्टिवेट हो जाएगा, तो ये सारे प्रोसेसेस को एक्टिवेट करेगा, जो आपको ना कैंसर होने देगा, ना कोई बड़ी बीमारी होने देगा, और आप लंबे समय तक जिंदा रहोगे। ये सर्टुइंस जीन्स रिसेंट डिस्कवरी है लॉन्गेविटी के कनेक्शंस के, जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े साइंटिस्ट, डेविड सिंक्लेयर और बहुत सारे हार्वर्ड के साइंटिस्ट, जेनेटिक्स ने इस पे रिसर्च किया है और इसको प्रूव किया है कि ये लॉन्गेविटी जीन्स फास्टिंग एंड एक्सरसाइज, यही 2 चीज से एक्टिवेट होता है। और ये जीन्स आपका एक्टिवेट हो गया, तो जैसे आज 70 साल की जिंदगी एक आम जिंदगी मानी जाती है कि 70 साल तक जिंदा, तो जब सर्ट जीन्स एक्टिवेट हुआ, शॉर्ट फॉर्म में सर्ट बोलते हैं उसको, ये जीन्स एक्टिवेट हो गया, तो 100 साल आम जिंदगी होगा, 120 साल आम जिंदगी होगा।
फास्टिंग के बेनिफिट्स, तो अगर हम बोलना शुरू करें तो शायद समय कम पड़ जाएगा। दूसरी बात, आपका पॉकेट कभी खाली नहीं होगा, फाइनेंशियल फ्रीडम रहेगा। ये हंसने की बात नहीं है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं जानता हूँ कि कब कोई बड़ा बीमारी हो जाए किसी को भी, भगवान न करे किसी को हार्ट अटैक हो, किसी का किडनी खराब हो, किसी का लीवर खराब हो, कोई बड़ा बीमारी हो जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए और आईसीयू में एडमिशन की जरूरत पड़ जाए, तो अमीर से कैंसर हो जाए तो अमीर से अमीर आदमी गरीब हो जाता है। तो बात है कि 100 साल जिंदा रहने की नहीं, बात है कि आप हेल्दी तरीके से 90 साल, 100 साल, 110 साल, 120 साल जिंदा रहेंगे हेल्दी तरीके से। आप दौड़ते किसी के ऊपर, मैं वैसा जिंदगी के लिए ये टॉक नहीं बना रहा हूँ कि आप 80 साल के बाद 100 साल तक जिंदा रहें और 80 से 20 साल आप खटिया पे पड़े हैं, पानी चल रहा है, आपका पेशाब पैखाना कोई आपको पूछने वाला नहीं है, वैसी जिंदगी नहीं। आप एक्टिव रहोगे, आप दूसरे की सेवा करोगे, कभी आईसीयू में एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। पैसे की, खाने का बचत, 2 टाइम का खाने का बचत की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ ऑब्वियसली वो भी इंपॉर्टेंट है यार, किसी भूखा को आपका खाना मिल जाएगा जो आप एक्स्ट्रा खाना खाते हो। 3 टाइम का खाना, घड़ी देखा नहीं, 8 बज गया, ऑफिस जाना है, भूख लगा नहीं है, टाइम हो गया, 1:30 बज गया, ऑफिस में लंच आवर हो गया, खाना खाना है, भूख लगाया नहीं, 8 बज गया, शाम को 5 बज गया, नाश्ता करना है, भूख लगाया नहीं। भाई यही घड़ी देख के खाना खा खा के तो पैसे बहुत है, आप खाना खाओ 10 बार, फिर अपने लिए कफन जल्दी अरेंजमेंट कर लो। तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी एक तरह से मिलेगा। किसी के घर में कोई बीमार पड़ता है मेजर बीमारी से, तो वो घर बर्बाद हो जाता है। तो आप हेल्दी रहोगे, लंबे समय तक हेल्दी रहोगे। बेनिफिट्स तो और हैं, मॉलिक्यूलर लेवल पे और बेनिफिट्स हैं, लेकिन मैं अभी उनमें डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो फास्टिंग से एक्टिवेट होते हैं, और अगर उसमें हम एक्सरसाइज को कंबाइन कर दें तो एक्टिवेट होते हैं। कितना प्रोटीन लेना है, कितना वेजिटेरियन डाइट होना चाहिए उस फेज में, और मीट डाइट होना चाहिए। फास्टिंग को कैसे इस प्रोग्राम को करें। आप सोचिएगा कि एकाएक हम 1 मील अ डे पे आ जाएंगे तो आप फेल कीजिएगा 100%। 2 दिन कीजिएगा, तीसरे दिन एकदम फ्रीज खोल के इतना खाइएगा। 100 के स्पीड, 120 के स्पीड से कार चल रहा है भाई मेरे, एकाएक अगर लाओगे उसको 20 के स्पीड पे ब्रेक मार के तो क्या होगा, कार पलट जाएगा। तो वैसे ही जो हम लाइफ स्टाइल को पिछले 30-40 साल से फॉलो कर रहे हैं, सोचिएगा कि एकाएक, इस पे मैं एक अलग टॉक करूंगा कि कैसे अपने आप को उसमें ले जाना है। मोटा मोटी 1 मील अ डे, दिन में 1 बार खाना है, साथ में कुछ नाश्ता उपसर, मतलब 3 से 4 घंटे के बीच में जितना खाना खाना है, उसके बीच में बाकी टाइम में जितना पानी पीना है पियो दिन भर। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर जितना पीना है पियो। इसके बेनिफिट से ब्लड प्रेशर ठीक होगा, हार्ट की बीमारी ठीक हो गई। अब रिवाइज कर देता हूँ, ब्लड प्रेशर ठीक होगा, हार्ट की बीमारी ठीक होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रेन डायबिटीज ठीक होगा, जिनको शुगर का इम्पेयर टॉलरेंस है वो ठीक होगा, ब्रेन में स्ट्रोक होने की चांसेस कम रहेगी, डिमेंशिया नहीं होगा, अल्जाइमर्स डिजीज नहीं होगा, कीटोन एनर्जी सोर्स ब्रेन यूज करेगा या BDNF का प्रोडक्शन होगा, इससे आप तरोताजा फील करेंगे। किसी भी नई बात को, किसी भी डिसीजन को आप जल्दी से ले सकते हो, माइग्रेन नहीं होगा। उसके बाद फैटी लिवर से निजात मिलेगा, आपका लिपिड प्रोफाइल ठीक होगा, ट्राइग्लिसराइड नीचे आएगा, आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, आपका सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं वो आपके ब्लड में कमेगा, जो कि इन्फ्लेमेशन का एक सिग्नल है। तो आपको आर्थराइटिस, गठिया, गाउट, ये सब आपका ठीक होगा। आपके ब्लड सेल्स में इम्यूनिटी के सेल्स बढ़ेंगे, स्टेम सेल्स बढ़ेंगे, आपके स्टेम सेल्स अच्छे होंगे, DNA का रिपेयर बढ़ेगा, स्किन आपका तरोताजा होगा, ओवरऑल ओबेसिटी कमेगा, जो फैट बहुत ही जटिल फैट था एब्डोमेन के आसपास या डिफरेंट विसरा में, वो पिघलेगा, उसको बॉडी यूज करेगा। ऑटोफेगी
एक्टिवेट होगा, जिससे कि कैंसर होने की चांसेस कमेगी। सर्ट जीन्स, जो पिक्चर अभी बाकी हमने बोला था, सर्टुइंस जीन्स एक्टिवेट होगा, जिससे कि आपके वो सारे प्रोसेसेस को एक्टिवेट करेगा, जो कि आपको 100 साल जिंदा रहने में मदद करेगा। तो ये मोटा मोटी फास्टिंग से बेनिफिट्स है, इननमरेबल बेनिफिट्स है, जो आज तक मेडिसिन में, मैं एक डॉक्टर हूँ, MBBS, MD, DM, कोई भी मेडिसिन ऐसे नहीं बनी है, चाहे कितना भी रुपया आप खर्चा कर लें, जिससे कि कोई भी मेडिसिन से इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। और फाइनेंशियल फ्रीडम तो अलग है, मेंटल फ्रीडम अलग है। तो फास्टिंग विल गिव यू अ लॉन्गर लाइफ। दिन में एक बार खाना खाने से 3 से 4 घंटे के बीच में जितना फ्रूट्स खाना, जो खाना है खा सकते हैं। बाकी दिन भर पानी खूब पीना है, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर खूब पीना है। आप 100 साल तक आराम से जी सकते हैं, हंसते हंसते जी सकते हैं। इस मैसेज को अपने में, अपने रिश्तेदारों में, जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको लव करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर करें और सबको खुशहाल बनाएं। और एक हम ऐसी धरती की कल्पना करें जहां 100 साल, हम सुनते थे कि कभी लोग जिंदा रहते हैं, 100 साल जीना एक आम बात हो जाए, और 100 साल विथ हेल्थ, गुड हेल्थ। धन्यवाद।